हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मेनिया। आज की वीडियो में मैं आपको 12th अकाउंटेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कराने वाला हूँ। पार्टनरशिप यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ये पार्टनरशिप का एक सबसे पहला चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें थ्योरी भी है और एज वेल एज न्यूमेरिकल भी। तो मैं सारी चीज़ें कवर कराऊँ आज इस वीडियो में। मैं आपको फंडामेंटल से रिलेटेड जितना भी थ्योरी पार्ट है वो कवर कराऊंगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल एज वेल एज उससे जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि पार्टनरशिप बिजनेस होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखी है विच इज़ गिवन इन दी पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए, पार्टनरशिप बिजनेस के फर्म के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सबके कौन बनाता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप की वो क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन two or more person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है उन लोगों के बीच में, मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद जब प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको जो है शेयर करने के लिए एग्री होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, बिजनेस कैर्ड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब देखिए, सपोज आप तीन फ्रेंड हैं और तीन फ्रेंड ने मिलकर सोचा कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि तीनों भी काम करें। ऐसा हो सकता है कि तीनों ही काम करें और ऐसे भी हो सकता है कि तीन पे बिहाफ पे एक काम कर रहा है और बाकी पार्टनर्स ने पैसा लगा रखा है। तो यही मतलब होता है कैर्ड ऑन बाय ऑल, यानी मिलकर स्टार्ट किया और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और हो सकता है कि उनमें से सारे वर्किंग हो या हो सकता है कि सबके बिहाफ पे एक ही काम करे। तो ये होता है आपका पार्टनरशिप का डेफिनेशन जो कि गिवन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। अब इसके बाद हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है आपका पार्टनरशिप के फीचर्स एंड या आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है थ्योरिकली जो आपको एमसीक्यू या 1 मार्क्स में जरूर देखने को मिलता है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो देखिए, there are mainly 5 feature of or you can say characteristic of partnership। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक पार्टनरशिप में होनी बहुत जरूरी है। इसके बिना अगर कोई भी एक लैक करता है तो उसको हम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है आपका 2 और मोर पर्सनस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में ये जरूरी है कि उसमें मिनिमम 2 पर्सन हो। ठीक है, मिनिमम 2, क्योंकि अगर सिंगल पर्सन हुआ तो वो क्या बन जाएगा? सोल ट्रेड बिजनेस। तो पार्टनरशिप के लिए क्या है? देयर शुड बी मिनिमम पार्टनर 2। देयर शुड बी मिनिमम 2 पार्टनर। ठीक है, मिनिमम का तो पता चल गया कि कम से कम 2 होने चाहिए, 2 के बिना पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। अब बात करते हैं मैक्सिमम की, क्योंकि जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैक्सिमम पार्टनर पे पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। मैक्सिमम पार्टनर कितने? 50। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं। तो एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात दूसरी क्या है इसमें? पार्टनरशिप के रिगार्डिंग जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है वो कौन बनाता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट इट इज ओनली द वन रूल। ये एक रूल है जो पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं दिया है, ये किसने दिया है? कंपनीज एक्ट। इट इज गिवन बाय कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पार्टनर वाला जो रूल है वो कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है। ठीक है, तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। अब सेकेंड पॉइंट आ गया प्रॉफिट शेयरिंग। देखिए, इट इज वेरी नेसेसरी दैट कि जितना भी प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप फर्म में वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, किस रेशियो में? अगर मेंशन है पार्टनर्स के बीच कोई रेशियो डिसाइड है तो उस रेशियो में, और वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। और अगर कोई रेशियो नहीं है देन एट दैट टाइम प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग ऑल दी पार्टनर। तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है?
कि पार्टनर्स के बीच जो है प्रॉफिट का शेयरिंग होना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, लॉफुल बिजनेस। देखिए, इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट बिजनेस शुड बी लॉफुल। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए नॉर्मली पार्टनरशिप डेफिनेशन क्या है कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जिस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए तीन लोग आपस में मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि यार हम जो है ड्रग्स बेचते हैं, ठीक है। तो ड्रग्स का मतलब मेरा यहाँ पे है कि जो आपको होता है चरस, गांजा या हीरोइन, जो भी चीज़ें होती हैं, तो ये सब क्या है, इलीगल है। तो ये इलीगल काम है। अगर ऐसे काम कर रहे तो उसको बिजनेस को हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। तो पार्टनरशिप कहलाने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि दो से ज़्यादा लोग हो, ये भी जरूरी है कि बिजनेस एक्टिविटी जो है वो लॉफुल होनी चाहिए, यानी इन दी आइज ऑफ लॉ इट शुड बी लीगल। अगर इलीगल होगी तो उसको हम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बिजनेस कैन बी कैर्ड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये तो हमने देखो डेफिनेशन में भी देखा था। अभी डेफिनेशन में भी ये बात कही थी कि जरूरी नहीं कि अगर चार पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो चारों काम करेंगे। हो सकता है कि चारों काम करें और हो सकता है चारों ना करें। तो इसी वजह से जो पार्टनरशिप में जो एक पार्टनर है वो दो तरीके से एक्ट करता है, एक एक्ट एज अ प्रिंसिपल और एक्ट एज अ एजेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, मान लीजिए तीन पार्टनर हैं ए, बी एंड सी। तीन पार्टनर है ए, बी एंड सी, तीनों जो है काम करते हैं, ठीक है। तो ए जो काम करेगा उसके लिए बी भी रिस्पॉन्सिबल होगा और सी भी रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी ए अगर कोई वर्क कर रहा है और उसकी वजह से अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें इनकी भी हिस्सेदारी है। ऐसे अगर बी काम करेगा तो उसमें ए और सी की भी हिस्सेदारी है, और सी काम करेगा तो ए और बी की भी। यानी हर कोई पार्टनर जब कोई काम करता है, कोई एक्टिविटी करता है, तो वो दूसरे पार्टनर को भी अपनी एक्टिविटी में बाउंड कर देता है। तो सपोज जिस समय ए वर्क कर रहा है, मान लीजिए ए काम कर रहा है, ठीक है, तो ए को हम क्या बोलेंगे, एजेंट। ए इज एक्टिंग लाइक एन एजेंट बिकॉज ही इज डूइंग सम वर्क। और इस समय पर जो बाकी दो पार्टनर होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। इनको हम बोलेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। यानी सपोज ए कोई वर्क कर रहा है तो उसमें ए एजेंट है और बी और सी प्रिंसिपल है। जब बी और सी काम करेंगे तो ए जो है प्रिंसिपल हो जाएगा और बी और सी एजेंट हो जाएंगे। तो एक पार्टनर फर्म में जो है एक एजेंट और एक प्रिंसिपल की तरह काम करता है। जब वो खुद काम कर रहे हैं तो एजेंट है, और जब अदर पार्टनर काम कर रहे हैं तो वो प्रिंसिपल बन जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस अ पार्टनर या ओनर एक्ट एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। तो ये किस में होता है, ये पार्टनरशिप में ही होता है और किसी बिजनेस में नहीं होता। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट है आपका एग्रीमेंट। देखिए एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसकी स्टार्टिंग ही एग्रीमेंट से होती है, ठीक है। अब देखिए एग्रीमेंट जो है ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। सपोज आपके मन में कोई आइडिया आया कि मुझे कोई बिजनेस करना है, ठीक है। अब आपने सोचा कि यार मैं अपने दोस्त को भी साथ में ले लेता हूँ, तो आपने अपने दोस्त को अपना आइडिया सुनाया, वो एग्री हो गया कि हाँ यार ये अच्छा बिजनेस आइडिया। अब आपने दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओरल एग्रीमेंट। क्योंकि आपका फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है, आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हो, आपने कोई जो है एग्रीमेंट नहीं बनवाया, तो उसको हम क्या बोले, ओरल एग्रीमेंट। तो जो एग्रीमेंट होता है वो रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, ठीक है। तो ओरल एग्रीमेंट का एग्जाम्पल तो आपको पता चलिए क्या होता है कि नॉर्मली आपने आपस में जो है सोचा कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पैसे लगा के बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बाद में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब सपोज आप किसी ऐसे पर्सन के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं जिसको आप ज़्यादा नहीं जानते, तो आपने क्या किया, आपने जो है एक एग्रीमेंट बना लिया। उस एग्रीमेंट में सारी चीज़ें आपने मेंशन कर दी जो भी आपके दोनों के बीच में तय हुई, कि भाई मैं कितना पैसा लगाऊंगा, तू कितना पैसा लगाएगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जो हम कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सारी चीज़ें जब एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिख दी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट। और रिटर्न एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब आगे मैं इसके बारे में और बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं। आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर मैं आपको एग्रीमेंट और डिटेल में बताता हूँ। देखिए एग्रीमेंट जो है आपका ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब एग्रीमेंट रिटर्न में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड होता क्या है, इट इज द रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। यानी हमारे पार्टनरशिप बिजनेस की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन जो रिटर्न डॉक्यूमेंट लिखे थे उसको ही हम
पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है रिगार्डिंग रिटर्न एग्रीमेंट एंड ओरल एग्रीमेंट। Partnership Act 1932 says that it is better to have a written agreement, but it is not mandatory। यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी ये कहता है कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि सपोज अगर आपने अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, किसी के साथ भी किया पार्टनरशिप बिजनेस, अगर आपका ओरल एग्रीमेंट है तो इन फ्यूचर अगर आपको कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस केस में आप जो है कोर्ट जाके उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कुछ रिटर्न नहीं है। अगर रिटर्न में होगा, अगर मान लीजिए रिटर्न डॉक्यूमेंट है, रिटर्न डीड है, तो उस केस में आप अपने कोई भी मामले, कोई भी डिस्प्यूट है, उनको कोर्ट पे जाके निपटा सकते हो। तो ये रिटर्न एग्रीमेंट होने का बेनिफिट है। तो इसी वजह से पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो ये बेटर है, बट ये जरूरी नहीं है। ओरल एग्रीमेंट को भी जो है कंसिडर कर लिया जाता है, मतलब ओरल एग्रीमेंट भी है तो हम उसको भी पार्टनरशिप बिजनेस कह सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे करते हैं। देखिए, जब पार्टनर्स के बीच रिटर्न एग्रीमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें मेंशन की जाती है मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बुक्स में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आती है। नेम ऑफ द फर्म की फर्म किस नेम से चल रहा है वो भी मेंशन होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर यानी पार्टनर का नेम एंड उनकी सम पर्सनल डिटेल। टाइप ऑफ पार्टनरशिप, कौन सी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एट विल है या स्पेसिफिक पार्टनरशिप है। तो बहुत सारी क्लॉजेज होते हैं, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे और जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो पार्टनरशिप डीड में देखो ये इंपॉर्टेंट चीज जो क्लॉजेज हैं ये जो है लिखे होते हैं, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब कि जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में होगा वो किस रेशियो में होगा, ये डीड में गिवन होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब आपको पता है कि कैपिटल क्या होता है। जो पैसा पार्टनर्स बिजनेस को स्टार्ट करते समय लगाते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। तो जब वो कैपिटल लगाते हैं तो कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट दिया जाएगा तभी जब वो डीड में लिखा होगा। तो डीड में लिखा होता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो डीड में गिवन होता है कि कितना परसेंट दिया जाएगा, 10%, 12%, ठीक है। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट तभी दिया जाएगा जब वो डीड में मेंशन होगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो पैसा बिजनेस में पार्टनर्स लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। और जो पैसा पार्टनर पर्सनल उसके लिए विड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो जब पार्टनर पैसा लगाते हैं तो उनको इंटरेस्ट मिलता है, जब वो निकालते हैं तो उस पर इंटरेस्ट फर्म लगाती है, ठीक है। तो अगर फर्म चाहती है कि भाई इन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाया जाए तो वो भी डीड में मेंशन करना पड़ेगा कि कितना परसेंट किया जाएगा। इसके बाद है पार्टनर सैलरी कमीशन। अब कई बार क्या होता है, कुछ पार्टनर वर्किंग होते हैं, कुछ नॉन वर्किंग भी होते हैं। तो वर्किंग पार्टनर अगर चाहते हैं कि भाई उनको सैलरी मिले या कमीशन मिले तो वो भी डीड में मेंशन करना पड़ेगा कि किस पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, किसको कमीशन दी जाएगी और कितना दिया जाएगा। तो जब यहाँ पर मेंशन होगा तो ही उनका दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, पार्टनर जो है अपनी फर्म को ही लोन प्रोवाइड कर देता है तो उस केस में वो एंटाइटल होता है इंटरेस्ट के लिए। तो अगर मान लीजिए उसको कोई परसेंटेज चाहिए इंटरेस्ट पे कि मुझे 10% मिले या 12% मिले तो वो डीड में मेंशन करना पड़ेगा। डीड में मेंशन नहीं होगा तो फिर उसको उतना नहीं मिलेगा जितना वो डिमांड करे, मिलेगा फिर भी लेकिन उतना नहीं मिलेगा, तब उसको 6% मिलेगा। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो ये जो है पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीज़ें जो है लिखी जाती है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग फिर बाद में अकाउंटिंग होती है। तो ये तो आपका था कि जब पार्टनरशिप डीड है यानी रिटर्न एग्रीमेंट है। अब सपोज कोई ऐसा पार्टनरशिप फर्म है जहाँ पर रिटर्न एग्रीमेंट ही नहीं यानी पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे होगा, ये सब कैसे होगा। तो अब उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, हमने उस फर्म की बात करी जिसमें रिटर्न डीड होती है। तो रिटर्न डीड होती है तो क्या चीज़ें होती हैं। अब कभी कभी क्या होता है, क्योंकि जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहा गया है कि ओरल एग्रीमेंट से भी पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, यानी कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट बट इट इज़ बेटर टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। तो मान लीजिए कोई ऐसी पार्टनरशिप बिजनेस है जहाँ पर ओरल एग्रीमेंट है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम इन पॉइंट्स में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो जहाँ पर ओरल एग्रीमेंट होता है वहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, तो उन्हीं का यूज़ यहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कोई ऐसा बिजनेस है, ऐसा फर्म है जहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे होगा, किस रेशियो में होगा। तो हमेशा वहाँ पर जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, इक्वली।
यानी जितने पार्टनर्स होंगे सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, भले ही किसी ने ज़्यादा कैपिटल लगाई हो या कम कैपिटल लगाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो अगर कोई पार्टनर कहता है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट हमें चाहिए, मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाई थी, मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, यानी कि ये नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब फिर बात है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात आती है, कोई पार्टनर कहता है कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, तो वो भी नहीं होगा, दैट विल बी नॉट चार्ज्ड, दैट विल बी नॉट चार्ज। अब इसके बाद पार्टनर सैलरी या कमीशन। अब कुछ पार्टनर वर्किंग होते हैं, कुछ नॉन वर्किंग होते हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और अगर कोई वर्किंग पार्टनर ये कहता है कि भाई मैं वर्किंग करता हूँ, मैं ज़्यादा काम करता हूँ, तो मुझे सैलरी या कमीशन देना चाहिए, तो उस केस में कुछ नहीं दिया जाएगा। तो जब डीड नहीं है तो सब कुछ नॉट अलाउड, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ना ही सैलरी कमीशन, एवरीथिंग विल बी नॉट अलाउड, यानी कि किसी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की। ये मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था जहाँ पर पार्टनरशिप डीड, मतलब जहाँ पर रिटर्न एग्रीमेंट था। तो देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और तब भी अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो ही इज एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो यहाँ पर उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6% पर एनम। ठीक है, अगर मान लो वो डिमांड करता है कि मुझे 8% चाहिए, क्योंकि मार्केट रेट, भाई मार्केट में बैंक से लोन लोगे 10% मिलेगा, 8% मिलेगा, तो मुझे इतना चाहिए, तो उसको नहीं मिलेगा। उसको कहा जाएगा कि जब डीड नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो उसको सिर्फ 6% ही दिया जाएगा। हाँ, अगर रिटर्न एग्रीमेंट होता तो उसमें जितना लिखा होता तो उतना दिया जाता, अगर वो नहीं होगा तो 6%। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी प्रोवाइडेड और नॉट। तो इसका आंसर क्या होगा, इट विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ओनली। ठीक है, तो बस यही था इसका थ्योरी पार्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है, चाहे ये थ्योरी पर्पज से ले लो या न्यूमेरिकल, क्योंकि आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। एज वेल एज ये आपको थ्योरी में 1-1, 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। इसके अलावा जब आपका वाइवा होगा तो वहाँ पर जो है इससे ही भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करूँगा, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में बताऊँगा। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आइए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।